फंडामेंटल राइट्स, आप जानते हो फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशन्ड है और साथ ही साथ कौन से आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। ये सिटीजन्स को कौन सी लिबर्टीज प्रोवाइड करती हैं। आई नो ये चीजें आज भी बहुत लोगों के लिए अनक्लियर है, तो इन्हीं सारे डाउट्स को, क्वेरीज को हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जहां पर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल में ये लिखे गए हैं और साथ ही साथ ये कौन से पार्ट में लिखे जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में लिखे गए हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निफाई हब। आई होप आज की वीडियो आपको मजेदार लगे और आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके जो कि आपको इन फ्यूचर काम जरूर आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो ये कुछ ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं, जो कि जो भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, इंडिया के, उनको गारंटी करते हैं सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे राइट्स, कुछ ऐसे अश्योरिटीज, कुछ ऐसी सिक्योरिटी जो सिटीजन्स को मिलती है, जिससे वो कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं या फिर अपने लिए फाइट कर सकते हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हमने अडॉप्ट करा था 1950 में, वो एक सुप्रीम लॉ है इंडिया में। और ये हमारी कंट्री की गवर्नेंस, कि कंट्री कैसे चलेगी, इसमें काम कैसे होगा, इसमें गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ये सब कुछ डील करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, सॉरी, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनमें फंडामेंटल राइट भी एक प्रोविजन है। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ये एक ऐसे राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स को, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको लिबर्टी देता है, कुछ प्रोटेक्शन देता है। ये जो राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एनश्राइंड है, लिखे गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 टू 35, इंपॉर्टेंट, 12 टू 35 जो है, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। ये ना सिर्फ हमारी जो राइट्स हैं या फिर हमारे हमको स्टेट्स से सेफ गार्ड करते हैं, बल्कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारी कंट्री में एक पिलर की तरह काम करते हैं, जो कि प्रमोट करती हैं डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने सिटीजन्स में। फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री में 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, हम उनके अंदर अलग अलग कैटेगरीज को पढ़ते हैं। जैसे हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, तो उनकी सब डिविजन्स भी हम पढ़ते हैं। जैसे इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी की हम सब डिविजन्स भी पढ़ते हैं कि इसमें ये भी टॉपिक है, इसमें ये भी टॉपिक्स है, ऐसे अलग अलग है। फ्रीडम के लिए उसका अलग सब टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे ही जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो हम आर्टिकल्स की मदद से पढ़ेंगे कि क्या, कौन सा आर्टिकल कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडिविजुअल के फ्रीडम को इंश्योर करती है और साथ ही साथ सोशल वेलफेयर, सिटीजन्स के सोशल वेलफेयर में काम करती है। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 टू 18 के बीच में एनश्राइंड है, लिखे गए हैं। जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक फंडामेंटल राइट है और ये इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स, सभी इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए बिफोर द लॉ। लॉ के सामने हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो है वो इक्वल माना जाए, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन, एक्सेट्रा। तो इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं, हम वो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
ये जो प्रिंसिपल है ये हर सिटीजन को, हर इंडिविजुअल को, उसका चाहे कोई भी स्टेटस हो, उसका कोई रिलीजन, जेंडर कुछ भी हो, उसके जो भी डिफरेंसेस हो, उनको हटा के रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफरेंसेस, वो ये जो आर्टिकल है ये सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल बनाता है लॉ की आईज में, लॉ के सामने। ये हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और सभी सिटीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन मिल सके लॉ के अंडर, इसका प्रमोशन करता है। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, ठीक है, ये हमारा सेकंड ये हमारा सेकंड आर्टिकल है अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो। इन सारी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस को वो डिनाई करता है और कहता है कि ऐसी सारी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है। यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं उनके बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, इसीलिए ये जो हमारा आर्टिकल है ये लाया गया था। फिर आता है थर्ड हमारा आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी पब्लिक ऑफिस हो, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, उसमें जो सिटीजन्स हैं उनको जॉब जो है उसकी इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। दिस राइट गारंटीज इक्वल एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ऑल सिटीजन्स। यहाँ पर किसी भी जेंडर, रिलीजन या किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर के बेसिस पे आपको जॉब डिनाई नहीं की जा सकती, ये आर्टिकल ये कहता है। प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन हायरिंग एंड प्रमोशन प्रोसेसेस। तो किसी भी बेसिस पे आपकी जॉब को आपको डिनाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं। और ये एक फेयर और एक जस्ट एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता है इन द पब्लिक सर्विसेज। फोर्थ आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई जगह ये पूछा भी जाता है। तो आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो ये एक बहुत ही मैल प्रैक्टिस थी हमारे इंडिया में, इसको प्रोहिबिट किया गया, इसका विरोध किया गया एंड फाइनली आर्टिकल 17 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। आर्टिकल 17 जो है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, रिफ्लेक्टिंग द कमिटमेंट टू एलिमिनेट कास्ट सिस्टम और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कोई भी कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस नहीं ला सकते सोसाइटी में। और ये एक क्रूशियल स्टेप है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम ये कह रहे हैं कि हमें सोशल जस्टिस अचीव करना है अपनी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो एक डाइवर्स सोसाइटी है जहाँ पर हर स्तर के लोग रहते हैं। तो इस सोसाइटी में, एक ऐसी डाइवर्स सोसाइटी में, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये जो अनटचेबिलिटी वाली मैल प्रैक्टिस है इसको खत्म करें। हमारी राइट टू इक्वालिटी का फिफ्थ आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है? जैसे सर, मैडम, लॉर्ड, ऐसे टाइटल्स जो कि ब्रिटिश के टाइम पर यूज किए जाते थे, उन सभी टाइटल्स को अबॉलिश करा जाए कि कोई भी कोई स्पेशल टाइटल नहीं अक्वायर कर सकता है, कोई भी अपना कोई स्पेशल टाइटल नहीं रख सकता। ये सिर्फ जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं सिर्फ वही अलाउड है कोई भी टाइटल रखने के। दिस आर्टिकल prohibits the state from granting titles and ensures that no citizen shall be discriminated against based on their titles। चाहे उनका कोई भी टाइटल हो, उनको लॉ के सामने इक्वल माना जाए और उनको कोई टाइटल दिया ही ना जाए। इससे क्या आइडिया एनफोर्स किया जा रहा है? ये कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। इक्वालिटी का जो आइडिया है वो इससे आ रहा है कि हम किसी को भी कोई टाइटल नहीं दे रहे हैं, किसी को हम कोई टैग नहीं दे रहे हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है।
अब यहाँ पर हमने हमारा राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट कर लिया है। हमारा सेकंड कैटेगरी क्या है? हमारी सेकंड कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू 22 एंश्राइंड है। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है उसके काफी सारे पार्ट्स हैं जिनको हम सब क्लॉजेस बोलते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट बी, ऐसे सब क्लॉजेस हैं 19 में, तो वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो क्या करता है, वो जो भी सिटीजन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको पर्सनल फ्रीडम देने के लिए बात करता है। तो हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल है अंडर राइट टू फ्रीडम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 91 ए। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 8। This right allows citizens to express their opinions and ideas freely. ये जो राइट है ये अलाउ करता है कि सिटीजन्स जो हैं वो अपनी आइडियाज, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज को फ्रीली शेयर कर सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ये केस है, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केशवानंद भारती case versus the state of Kerala emphasize that this freedom is integral to the democratic society. ये जो फ्रीडम है कि आप अपने ओपिनियंस बोल सकते हो, अगर आपको किसी गवर्नमेंट का फंक्शनिंग अच्छा नहीं लग रहा है या आपको उनकी अकाउंटेबिलिटी पे शक है, तो यू कैन स्पीक। ये वाला जो राइट है ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है सेकंड पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, जो कि है राइट टू असेंबल पीसफुली या पीसेबली। इसका मतलब है कि आप कोई भी असेंबली कर सकते हो, कहीं कोई भी गैदरिंग कर सकते हो, लेकिन वो होना चाहिए पीसफुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पीसफुल होना चाहिए। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट है तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कानूनी नहीं है। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में लिखा गया है। Citizens have the right to assemble peacefully without arms, बिना किसी आर्म्स, एमिनेशन या फिर कोई भी हथियार के आप गैदर कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। और ये एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। ठीक है, आप कोई हिंसा नहीं कर रहे हो, तो ये आपका एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन माना जाएगा। दिस राइट हैज बीन अपहेल्ड इन वेरियस केसेस emphasizing the importance of peaceful protest. यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट पर काफी इंफोसिस दिया गया है कि लोग इस आर्टिकल को गलत ना समझे, क्योंकि पीसफुल जब आपकी असेंबली होगी तो ही जो आपका एक्ट है वो डेमोक्रेटिक बनेगा। हमारा थर्ड राइट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। आप कोई भी एसोसिएशंस, कोई भी ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हो, ऐसा कहता है आर्टिकल 19 क्लॉज सी। दिस राइट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन बना सकते हो, facilitating collective actions and promoting social solidarity। मतलब ऐसे जो एसोसिएशंस जो कि सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, सोसाइटी के लिए पॉजिटिव हैं, सिर्फ उनको आप फॉर्म कर सकते हो। कोई भी नेगेटिव या फिर कोई भी हिंसा फैलाने वाली एसोसिएशंस आप फॉर्म नहीं कर सकते हो, वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगी। फिर आते हैं हम फोर्थ पे। तो फोर्थ हमारा जो आर्टिकल है वो है राइट टू मूव फ्रीली, आर्टिकल 19 क्लॉज डी। जो भी सिटीजन्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, विच इज एसेंशियल फॉर पर्सनल लिबर्टी। आपका पर्सनल फ्रीडम, आपका पर्सनल लिबर्टी के लिए बहुत जरूरी है और नेशनल इंटेग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखें इंडिया में तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट होता है। और अगर बाकी के इंडिया के जो लोग हैं वो वहां ट्रैवल करें नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी वहां पर
इंटीग्रेटेड महसूस करेंगे, वो भी इंक्लूडेड हमारे नेशन में महसूस करेंगे। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको फ्रीली मूव करने का राइट मिले। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है कि आप फ्रीली तो मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे हम कह सकते हैं कि मिलिट्री कैंप्स हो गए, जहां पर मिलिट्री होती है, या फिर कहीं कोई ऑपरेशन चल रहा है, या कोई आर्म्स एंड एमिनेशन वाली जगह है, तो वहां आपको प्रोहिबिट किया जाता है। तो आप वहां पर अपना ये वाला राइट यूज नहीं कर सकते हो कि नहीं, हमें तो राइट है फ्रीली मूव करने का, तो हम यहाँ जाएंगे, आप नहीं जा सकते हो, बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है। फिर आते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल पे। फिफ्थ आर्टिकल है राइट टू रिसाइड एंड सेटल। आर्टिकल 19 क्लॉज ई। ये जो आर्टिकल है ये इंश्योर करता है कि हर सिटीजन के पास राइट है कि वो हर कंट्री के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में रह सकता है, रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है। इससे क्या हो रहा है, इससे प्रमोट हो रहा है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी अमंग डाइवर्स पॉपुलेशंस। हर, जैसे अभी मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात बताई, आप वहां पर जाकर जब रहेंगे, सेटल होंगे, तो आप वहां के कल्चर को जानेंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा द रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। फिर आते हैं हम हमारे सिक्स्थ आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 19 क्लॉज जी। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो, ये आपको राइट दिया गया है। दिस राइट अलाउस सिटीजन्स टू परस्यू एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, thereby supporting economic freedom and individual choices। अब ये जो सारे फ्रीडम्स हैं, इक्वालिटीज हैं, सॉरी, तो ये जो है अपने साथ कुछ एक्सेप्शंस जरूर लेकर आती हैं, क्योंकि लोग जो हैं इंडिया में, ये तो है ही कि लोग कुछ का मतलब कुछ और ही निकालते हैं। तो जैसे कि इसमें है, आप ऐसी ऑक्यूपेशंस जो हैं, ऐसे प्रोफेशंस हैं, उन्हें ही फॉलो कर सकते हैं जो सोशली करेक्ट हैं, ठीक है, जो सोशली आपको हेल्प करे, सोसाइटी को हेल्प करे, सोसाइटी को बिल्ड करने में मदद करे। फिर आता है अगला आर्टिकल, आर्टिकल 7, जो कि है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप जब भी अरेस्ट हो तो उस दौरान आपको क्या प्रोटेक्शंस मिले, वो सब इस आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल 22 provides critical safeguards against arbitrary arrest, ensuring that individuals are informed of the reason for their arrest and have access to legal representation। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिक, इसमें ये चीज समझो कि आपको अगर अरेस्ट किया गया है, इफ देयर इज अ पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, तो सबसे पहले हम मूवीज में भी देखते हैं, वो इंसान अगर किसी को अरेस्ट करने जाते हैं पुलिस, तो वो क्या मांगते हैं, अरेस्ट वारंट मांगते हैं। उसमें अरेस्ट वारंट में ये लिखा होता है कि क्या रीजन है अरेस्ट का, ठीक है, रीजन ऑफ अरेस्ट उसमें लिखा होता है। तो ये एक इंसान का फंडामेंटल राइट है कि उसको चाहे किसी भी बेसिस पे अरेस्ट किया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब कोर्ट में जो भी इंसान है उसको अपना एक लॉयर, जो हम जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, वो मिले, ताकि उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिले, उसका केस भी कोई लड़ सके। ये एक और तरीके से हेल्प करता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अरेस्ट भी किया जाता है, जो कि इकोनॉमिकली इतने सक्षम नहीं होते, तो उनके साथ क्या होता है, वो एक एडवोकेट या वो एक वकील हायर नहीं कर पाते, और इसी वजह से उनका केस कौन लड़े। तो इसीलिए ये जो प्रोविजन है ये आया है कि उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलना, लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना जरूरी है। अब हम बात करते हैं हमारे सब थर्ड कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स, राइट्स, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। तो पहला आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट एक आर्टिकल,
एक राइट। तो जो आर्टिकल 23 है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। ट्रैफिकिंग मतलब जब आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है आपकी मर्जी के बिना, और दूसरा है फोर्स्ड लेबर्स, आपको कुछ काम करवाया जा रहा है विदाउट योर विल। रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस। कोई भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी सोसाइटी में तो उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो स्टेट का है, इसीलिए ये जो आर्टिकल है ये लाया गया है। दिस राइट अलाइंस विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। ये हमारे जो ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ अलाइन करता है, क्योंकि वहां पर भी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है और फोर्स लेबर्स की बात होती है, तो उनको ये प्रोहिबिट करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं हम, सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करा गया है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा इसमें मेंशन तो नहीं है, पर आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो है, आर्टिकल 21 ए जो है वो है राइट टू एजुकेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। वो बात करता है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनको क्या मिलनी चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो ये हर बच्चे के लिए जरूरी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आर्टिकल 24, जो कि बात करता है कि ये जो आर्टिकल 24 है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 years in hazardous jobs, ensuring that children are protected from exploitation and can enjoy their right to education and डेवलपमेंट। राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल हुआ? आर्टिकल 21 क्लॉज ए, ठीक है, आर्टिकल 21 ए। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो भी हजार्डस जॉब्स होते हैं, जैसे कि जो माइंस वगैरह होती हैं, जहाँ पर माइनिंग होती है, वहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनके अंदर जाकर माइनिंग करनी होती है, तो एक नॉर्मल आदमी के लिए वहां जाना मुश्किल होता है, तो इसीलिए वहां पर उन जगहों पर जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है और वो उस होल्स में जाते हैं। अब वहां पर एक्सप्लोजिव्स भी लगे होते हैं, बहुत सारी माइनिंग से जो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम और बाकी सारे जो डिजीजेस हो सकते हैं उसका प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जो एक्सप्लोजिव वाला मैंने बताया कि एक्सप्लोजिव लगे हो सकते हैं, उससे उनको कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उनका हैजार्डियस जॉब में एम्प्लॉयमेंट ही प्रोहिबिट किया गया है। ओके, नाउ हम आते हैं हमारे आर्टिकल, हमारी राइट 4, ठीक है, कैटेगरी जो है हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। रिलीजन जो है वो इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया में। तो रिलीजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा भी बन जाता है हमारे राइट्स में। इसीलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हमारा इंडिया जो है, जिसको हम सेक्युलर इंडिया बोलते हैं, वो सेक्युलर रह सके, उसका वो नेचर मेंटेन रहे। तो इसका फर्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आर्टिकल 25। दिस आर्टिकल guarantees individuals the freedom to profess, practice and propagate their religion। ठीक है, ये 3 टर्म्स आपको जरूर याद करनी है, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यही कहती है। अलग अलग केसेस, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, बट अलग अलग बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि ये बताते हैं कि इंडिया के लिए ये जरूरी है कि वो अपना सेक्युलर स्टेट मेंटेन रखे अपनी गवर्नेंस के दौरान। तो इसीलिए हर इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, वो कोई भी रिलीजन अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है और उसे प्रोपोगेट भी कर सकता है, वो उसका खुद का फ्रीडम। सेकेंड आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई भी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए आपको फ्रीडम मिलता है इस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 26।
ये जो राइट है ये अलाउ करता है रिलीजियस ग्रुप्स को, ताकि वो मैनेज कर सकें अपने अफेयर्स, अपने जो भी रिलीजियस मैटर्स हैं उनको संभाल सके, प्रोटेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी एंड द कलेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ फेथ। अपनी फेथ से उनका कोई खिलवाड़ ना हो इसीलिए। और साथ ही साथ कोई भी अगर रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें कोई भी जजमेंट देना है, कोई भी सुनवाई होनी है, तो वो रिलीजियस कोर्ट्स जो होते हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि उनका फेथ, उनकी ऑटोनॉमी वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर आता है तीसरा हमारा, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस। कोई भी रिलीजियस टैक्सेस जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि पहले के टाइम में आपको अपने वो रिलीजियस तीर्थ वगैरह पर जाना होता था, हज पे जाना होता, तो आपको टैक्स देना होता था। लेकिन उन सबको प्रोहिबिट करते हुए ये आर्टिकल 27 है, ये कहता है कि कोई भी इंसान फोर्स्ड नहीं है किसी भी टाइप के टैक्स को पे करने के लिए, ताकि वो अपना रिलीजन जो है वो प्रमोट कर सके, या फिर अपने जो रिलीजन है उसके प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर सके, सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर सके। उसको अपने रिलीजन को फैलाने के लिए कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर आता है फोर्थ आर्टिकल 28, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। ये आर्टिकल जो है ये इंश्योर करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स डू नॉट प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। कोई भी ऐसे जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको स्टेट जो है वो गवर्न करता है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे हम स्कूल्स बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट हो गए, या फिर ऐसी ही रिलीजियस चीजों को ना प्रोपोगेट करे, वो कोई भी ऐसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस उस स्कूल में ना दे, वो फेयरनेस को प्रैक्टिस करे और रिलीजन को पढ़ाई से दूर रखे। इससे क्या होगा कि एक न्यूट्रलिटी हमारी एजुकेशन में आएगी, हमारी सोसाइटी में प्रमोट होगी, और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म प्रमोट होगी। अगला आता है हमारा आर्टिकल, हमारा कैटेगरी नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30, ये दो आर्टिकल्स हैं। These rights protects the cultural identities of the minorities. अब हमने डिफरेंसेस की बात कर ली, हमने फ्रीडम देने की बात कर ली, हमने एजुकेशन की बात कर ली, हमने चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉइटेशन की बात कर ली, हमने रिलीजन की बात कर ली। अब आते हैं हमारे माइनॉरिटी। जो इंडिया में माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, और साथ ही साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये आर्टिकल 29 और 30 में लिखा गया। तो सबसे पहले आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्पिरिट एंड कल्चर। किसी भी माइनॉरिटी के कल्चर, उसकी लैंग्वेज, उसकी सभ्यता को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। उनकी अलग जो डिफरेंट भाषा है माइनॉरिटीज की, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और उनकी जो स्पिरिट है उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि हमारी सोसाइटी में कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो प्रमोट की जा सके। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने का राइट माइनॉरिटीज को भी दिया गया है। This article grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये उसमें अपनी कम्युनिटी वाले लोगों के लिए, अपने ग्रुप वाले लोगों के लिए रिजर्वेशंस भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको जब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से निग्लेक्ट करा गया है, तो इनको बेसिक जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, या फिर बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड हो सके। इसीलिए इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन के लिए और क्वालिटी एजुकेशन इन्हें मिले, ये अपने खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब
आता है सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट, मतलब आप कह सकते हो सब राइट्स का बाप। तो ये है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसका जब कंटेंट समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके बिना हमारे बाकी सारे राइट्स, जरूरत ही नहीं है बाकी राइट्स की, क्योंकि ये राइट होना बहुत जरूरी है, इसके बिना बाकी सारे राइट्स नल हैं हमारे लिए। तो आर्टिकल 32 जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म की तरह सर्व करता है, ताकि इंडिविजुअल जो है, सिटीजन्स जो है, वो जस्टिस सीख कर सके, उन्हें जस्टिस मिल सके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस आर्टिकल empowers individual to approach the Supreme Court directly for enforcement of their fundamental rights। तो इसमें क्या है कि जो भी आप, अगर मान लीजिए बाय स्टेट या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट करता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली ही सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हो और आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। नहीं तो हमें जनरली जब भी हमें कोई केस लटा होता है या कोई कंप्लेन करनी होती है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम स्टेट कोर्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब पे जा पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बाद में आता है हमारे लिए। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, तो सुप्रीम कोर्ट पे हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। एक केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स की बात की है कि राइट कितने इंपॉर्टेंट है, और अगर इनको कोई वॉयलेट करता है, किसी के पर्सनल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कोई वॉयलेट करता है, तो इंसान कहाँ जाए और कैसे अपने जस्टिस के लिए वो लड़े। तो ये जो आर्टिकल है, ये हमारी नीड, हमारी जस्टिस की नीड को फुलफिल करता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। हमने सारे आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं वो डिस्कस करे, उनके बीच में क्या एक्सेप्शंस आती हैं या उनकी क्या डिटेल्स हैं, उनमें क्या पॉइंट्स आते हैं, वो सब हमने डिस्कस करा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस कंटेंट से आपको काफी कुछ समझ आया होगा कि कैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या आर्टिकल्स उनके साथ डील करते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में होते हैं, और क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कुछ भी यूजफुल इस वीडियो में लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जरूर कुछ कमेंट करें कि आप कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कंटेंट में या कुछ भी, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। बाय बाय।